बच्चों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको उत्तराखंड एग्जाम की तैयारी करा रही हूँ, और उत्तराखंड वीडियो ही नहीं, अगर आप उत्तराखंड की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको उसकी तैयारी करा रही हूँ। तो अगर आप बच्चों आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं आपको बहुत अच्छे से तैयारी करा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपके लिए आभूषण की वीडियो बनाई है, आभूषण के बाद मैंने आपके लिए जलवायु की वीडियो बनाई है, ग्लेशियर की वीडियो बनाई है। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं मैंने दर्रों के लिए आपके लिए ऐसी ट्रिक कराई है कि एक बार उस वीडियो को देखोगे आपको दर्रों के क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे। कोई भी दर्रों का क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो बच्चों टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे उत्तराखंड की प्रमुख झीलें। तो स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड में विभिन्न प्रकार के ताल एवं झीलें पाई जाती हैं, आप अच्छे से देख लेना। इसमें हो जाएगा, इनमें से कुछ ताल बड़े विचित्र और रहस्यमयी होते हैं। नैनीताल जनपद को झीलों की नगरी या सरोवर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि झीलों की नगरी किसको कहा जाता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप झट से इसका आंसर बता देंगे कि नैनीताल को झीलों की नगरी कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाए उत्तराखंड में विशेषतः हिमानी ताल उत्तराखंड में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हो जाएगा उत्तराखंड। अब इसमें देख लीजिए, झील ताल भूतल के विस्तृत गड्ढे जिसमें जल भर जाता है वह स्थित रहता है और चारों ओर से स्थल खंडों से घिरा रहता है, उसको ही झील अथवा ताल कहा जाता है। इसको आप अच्छे से देख लेना। अब इसमें हो जाएगा भारत में झीलों के प्रकार। अब इसमें देखिए, ज्वालामुखी झीलें। ज्वालामुखी के शांत होने के पश्चात उनके मुख में वर्षा का जल एकत्रित होने से ज्वालामुखी झीलों का निर्माण होता है। वर्षा हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा ज्वालामुखी के शांत होने के पश्चात उसके मुख में वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है, होने से ज्वालामुखी झीलों का निर्माण होता है। इसमें देख लीजिए, महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील, ये एक एग्जांपल हो जाएगा ज्वालामुखी झील का, महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील। अब नेक्स्ट हो जाएगा हिमालय झील। अब हिमालय झील के बारे में देख लीजिए, हिमनदों अथवा हिमानियों से निकलने वाली नदी अपने मार्ग में गड्ढे बना लेती है। फिर यह गड्ढे हिमनदों के पिघलने से निकलने वाले जल से भर जाते हैं और तथा यह झील का रूप ले लेते हैं। इन्हीं झीलों को हिमानी झील कहा जाता है। एक बार फिर देख लीजिए, हिमनदों अथवा हिमानियों से निकलने वाली नदी अपने मार्ग में गड्ढे बना लेती है। फिर यही गड्ढे हिमनदों के पिघलने से निकलने वाले जल का रूप ले लेते हैं। इन्हीं झीलों को हिमानी झील कहा जाता है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, उत्तराखंड की झीलें तो वह हिमानी झील होती है। अब नेक्स्ट देखिए, वायु निर्मित झीलें। वायु निर्मित झीलों में हो जाएगा, मरुस्थलीय क्षेत्रों में बालू के टीले पर हवा द्वारा गड्ढे बन जाते हैं। अब हो जाएगा, वायु निर्मित झील क्या होती है? अगर आप पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, मरुस्थलीय क्षेत्रों में बालू के टीके पर हवा द्वारा गड्ढे बन जाते हैं। यही गड्ढे वर्षा के जल से भर जाते हैं। यह झील राजस्थान के थार मरुस्थल में पाई जाती हैं। तो वायु निर्मित झीलें कैसे बनती हैं? तो यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्रों में बालू के टीले पर हवा द्वारा गड्ढे बन जाते हैं। वहां पर जब हवा चलती है तो वहां पर गड्ढे बन जाते हैं, और जब वर्षा होती है तो वर्षा हो जाएगा। ये वर्षा होने पर वहां पर जल भर जाता है। इन्हीं झीलों को, ये झीलें कहाँ पाई जाती हैं? राजस्थान के थार मरुस्थल में पाई जाती हैं। अगर आप पूछा जाए राजस्थान के थार मरुस्थल में कैसी झीलें पाई जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए वायु निर्मित झीलें कैसे होती हैं। वह मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू के टीले पर हवा द्वारा गड्ढे बन जाते हैं और वर्षा का पानी वहां पर इकट्ठा हो जाता है। यह झील राजस्थान के थार मरुस्थल में
पाई जाती है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, राजस्थान की सांभर झील और पंचभद्रा। अगर आपसे पूछा जाए आपसे कि वायु निर्मित झीलें कौन सी होती है, अगर आपको क्वेश्चन में दिखाई दे राजस्थान की सांभर झील, पंचभद्रा झील, तो आपको पता होना चाहिए कि यह कौन सी झीलें हैं, वायु निर्मित झील है। अब नेक्स्ट हो जाएगा लैंगून या अनूप झीलें। अब इसके बारे में पढ़ लीजिए। समुद्री तटों के किनारे स्थित उथली जल संरचना जो एक रोधिका द्वारा समुद्र से पृथक रहती है लैंगून झील कहलाती है। आपको पता होना चाहिए, पृथक रहती है वह क्या कहलाती है, लैंगून झील कहलाती है। एक बार फिर देख लीजिए, समुद्री तटों के किनारे स्थित उथली जल संरचना जो एक रोधिका द्वारा समुद्र से पृथक रहती है उसको लैंगून झील कहा जाता है। अब इसमें देख लीजिए, एग्जाम्पल के लिए आपके हो जाएगा आंध्र प्रदेश की कोलेरू झील, इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। और आप पूछा जाए एक कोलेरू झील किस टाइप की है, तो आपको पता होना चाहिए लैंगून या अनूप झीलें ये होती है। इसके बारे में एक बात और देख लीजिए, लैंगून झील सामान्यतः लवणीय अथवा खारा जल पाया जाता है। अगर आप पूछा जाए कि लैंगून झील में किस टाइप का पानी पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए लवणीय व खारा जल पाया जाता है। अब उदाहरण के लिए मैंने आपको बता दिया है कौन सी झील हो जाएगी, ये प्रदेश हो जाएगा आंध्र प्रदेश की। अगर आपसे जगह पूछी जाए तो आप बता दीजिएगा। अगर आप पूछा जाए कि कोलेरू झील कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। अब नेक्स्ट हो जाएगा कुमाऊं क्षेत्र में पाई जाने वाली झीलें देखते हैं। अब इसमें हो जाएगा कुमाऊं क्षेत्र में हिमानी प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। कुमाऊं क्षेत्र में कैसी झीलें पाई जाती हैं, हिमानी प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। झीलों के लिए विशेषकर कुमाऊं में नैनीताल, एक मिनट, ये हो जाएगा विशेषकर कुमाऊं में विशेषकर कुमाऊं में नैनीताल जिला प्रसिद्ध है। विशेषकर अगर आपसे पूछा जाए कि कुमाऊं क्षेत्र में कौन सी झीलें पाई जाती हैं, हिमानी प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। और झीलों के लिए विशेषकर कौन सी झील पाई जाती है कुमाऊं में, विशेषकर हो जाएगी इसमें नैनीताल प्रसिद्ध झील हो जाएगी। और नैनीताल को मैंने आपको क्या बताया, नैनीताल को क्या बोला जाता है, तो नैनीताल को झीलों की नगरी कहा जाता है। आप ये बात भी अच्छे से याद कर लेंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि नैनीताल की जो झील है उसकी लंबाई कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए 1430 मीटर, चौड़ाई हो जाएगी 465 मीटर और गहराई हो जाएगी 16 से 26 मीटर इसकी गहराई हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक बात और देख लीजिए, नैनीताल को स्कंद पुराण में क्या कहा जाता है। अगर आप पूछा जाए कि नैनीताल को स्कंद पुराण में क्या कहा जाता है, तो आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में के राज्य नैनीताल में यहाँ पर ये हो जाएगा ऋषि, क्या बोला जाता है, नैनीताल को स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर कहा जाता है। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। और आपसे पूछा जाए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 7 पहाड़ियों से घिरा राज्य कौन सा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सा हो जाएगा, नैनीताल इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें एक बात और देख लीजिए, नैनीताल के मध्य में एक टापू है जिसकी उत्तरी भाग को मलिलता व दक्षिण भाग को ललितला कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि नैनीताल की खोज कब हुई थी, तो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि नैनीताल की खोज कब हुई थी, 1841 ईस्वी में नैनीताल की खोज हुई थी। और किन्होंने की थी, तो ये भी पता होना चाहिए, सीपी बैरन ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपसे पूछा जाए कि नैनीताल की खोज कौन से सन में हुई थी, अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो आप इसका आंसर टिक कर देंगे, तो इसको हो जाएगा 1841 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सारे आपको ऑप्शन देंगे, उनमें से अगर आपने ये क्वेश्चन ठीक कर दिया तो आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। अब तो नैनीताल झील की लंबाई हो जाएगी, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। वैसे तो यहाँ पर ये भीमताल लिखा हुआ है, भीमताल नहीं हो जाएगा, भीमताल नहीं होगा, ये होगा नैनीताल। नैनीताल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। एक बार फिर देख लीजिए,
नैनीताल झील की लंबाई हो जाएगी 1430 मीटर, चौड़ाई हो जाएगी 465 मीटर, गहराई हो जाएगी 16 से 26 मीटर इसकी गहराई हो जाएगी। अब बात करते हैं भीमताल के बारे में। अब भीमताल से आपकी लंबाई पूछी जाए तो आप बता देना भीमताल की लंबाई कितनी होती है, 167 मीटर। 160 यहाँ पर 4 इतने नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा 4 1674 1674 इसकी मीटर हो जाएगा। अब चौड़ाई हो जाएगी 447 मीटर इसकी चौड़ाई हो जाएगी, गहराई हो जाएगी 26 मीटर। अब आप देख लीजिए भीमताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। अगर आपसे पूछा जाए कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो आपको पता होना चाहिए कौन सी झील हो जाएगी, भीमताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील हो जाएगी। अब इसमें देख लीजिए भीमताल के निकट भीमेश्वर हो जाएगा, भीमेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। ये अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि भीमेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, आपको ऑप्शंस मिलेंगे भीमताल, आपको ऑप्शंस मिलेंगे भीमेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर वहां पर आपको कहीं पर भी दिखाई दे कि भीमताल के निकट या फिर कुमाऊं, सिर्फ कुमाऊं क्षेत्र में दे, तो उस अकॉर्डिंग जो भी आपको सूटेबल आंसर लगेगा, जो उसके निकट का आंसर लगेगा उसको आपको टिक कर देंगे। अब नेक्स्ट हो जाएगा नौकुचिया ताल। अब नौकुचिया ताल की लंबाई पूछी जाए तो 950 मीटर हो जाएगी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 1680, अब गहराई हो जाएगी 40 मीटर इसकी गहराई हो जाएगी। अब एक बार और देख लीजिए, 2 बार हो गया है इसको, कोई बात नहीं। नौकुचिया झील की मैंने आपको बता दिया। इसमें देख लीजिए सात ताल के बारे में देख लीजिए। सात ताल की लंबाई कितनी हो जाएगी 3000 मीटर, चौड़ाई हो जाएगी 200 मीटर और गहराई हो जाएगी 19 मीटर इसकी गहराई हो जाएगी। अब 7 तालों का जो समूह होता है उसमें बहुत सारे अगर आप पूछा जाए इसका नाम 7 ताल क्यों रखा गया है, क्योंकि 7 ताल इसलिए रखा गया है क्योंकि यह 7 तालों का समूह है। तो इसमें आप 7 ये देख लीजिए किस किस का समूह है, नल दमयंती ताल, गरुड़ ताल, पूर्ण ताल, सूखा ताल, लक्ष्मण ताल, राम ताल और सीता ताल। इनके समूह से ही 7 ताल बना है, इसलिए इसको 7 ताल कहा जाता है। ओके, अब इसमें देख लीजिए अगर आप पूछा जाए नल दमयंती ताल। अब नल दमयंती ताल के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, नल दमयंती ताल के 5 कोने होते हैं, गरुड़ ताल, पूर्ण ताल, सूखा ताल, ये सब 7 तालों में आ जाते हैं। लक्ष्मण ताल, राम ताल और सीता ताल। अब नल दमयंती ताल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इस ताल के 5 कोने होते हैं और पौराणिक मान्यताओं के कारण यह यहाँ पर मछलियां नहीं पकड़ी जाती। अब नेक्स्ट देख लीजिए गरुड़ ताल। स्थानीय लोगों की मान्यता के अनुसार इस झील के पास पांडवों ने वनवास के दौरान वास किया था और वह द्रौपदी ने यहाँ पर अपनी रसोई बनाई थी। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा। अब हो जाएगा राम लक्ष्मण ताल। राम लक्ष्मण ताल हो जाएगा, ये तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर राम लक्ष्मण सीता ने वास किया, पांडवों ने भी यहाँ पर वास किया था, यह भी माना जाता है। ये सब जो ताल होते हैं ये किसी न किसी मान्यता के अनुसार ही माने जाते हैं और पौराणिक घटनाओं पर ही ये सब आधारित। इतना ही करते हैं। कल मैं आपको और क्वेश्चन कराऊंगी। ताल के अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं तो ये मत सोचिएगा कि कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि कंप्लीट नहीं हुए हैं। बाकी हम कल करेंगे। और मैं फिर बोल रही हूँ, अगर आप चैनल पर से नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी कोई भी वीडियो नहीं छूटे। क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, तो पढ़ाई में लग जाइए। जब भी एग्जाम हो आप एग्जाम देने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होने चाहिए। 2-3 घंटे का टाइम निकालिए
और अच्छे से पढ़ाई में लग जाइए। अगर आप अब भी नहीं पढ़ रहे हैं तो कल को आपको रोना पड़ेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Thank you for watching my video. If the video was helpful, then subscribe my channel, press the bell icon and give us a thumbs up. Thank you.